सभी साथियों को अनुसर का नमस्कार। बिहार एस्टेट की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो एकदम रेडी और अलर्ट हो जाएं, उनके लिए मैं बिल्कुल न्यू पैटर्न पर क्वेश्चंस लेकर के आया। ये न्यू पैटर्न्स के क्वेश्चन आपको सिलेक्शन में मदद करेंगे और आपका वो सिलेबस जो एकदम अपडेटेड है उसी के अकॉर्डिंग हमारे ये क्वेश्चंस हैं। इसी क्वेश्चन की लॉट भी आपको हमारे बिहार एस्टेट के एग्जामिनेशन की सीरीज पर मिलेगी और ये बिहार एस्टेट के नाम से है, जिसको आप एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर जाकर के परचेज कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी सीरीज लगी हुई है और वही सीरीज आपके लिए बेनिफिट होगी। और इन क्वेश्चंस को अगर आप लगाते हैं और पूरी तरीके से हम पर भरोसा करते हैं, 100% आप क्वेश्चंस को पाएंगे एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को मैंने आपको बताया था किस तरीके से याद करना है। जैसे अगर आरएमएस पूछा जाता तो आरएमएस को मैंने बोला 3 लेटर है, 1 2 3। तो यहाँ पर आप लिखते 3RT अपॉन एम। RT अपॉन एम सब में लगना है, अंडर रूट कर देते। अगर पूछा जाता मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यानी एमपी वेलोसिटी पूछा जाता तो आप 2 ही लेटर हैं, 2RT अपॉन एम कर देते, तब भी आंसर आ जाता। और अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा होता तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज पाई में लिखता हूं, एवरेज पाई वेलोसिटी, तो याद करने में आसान। लेटर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कहने का तात्पर्य है 8RT हो जाता और पाई लगा हुआ है तो पाई है। तो सिंपल सी बात है कि इसका जो आंसर होगा वो हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट होगा। और ये सब क्वेश्चन आपको बिहार एस्टेट में मिलेंगे, बेफिक्र रहिए। ब्रैग्स इक्वेशन क्या होती है? तो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा, ऐसे करके डायरेक्ट मिलेगी। यहां पर मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन आएगा, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। और जिसपे मैंने लगा दिए स्टार वो आज के इतिहास में पन्नों में लिखा जाएगा और क्वेश्चन 100% आना तय है। ये मैंने आपको 5 स्टार इस पर लगा दिए हैं। तो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा, ये ब्रैग इक्वेशन कहलाती है। और इसी सीरीज को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो फिर आप जान लीजिए कि द रेशियो ऑफ आरएमएस, एमपी एंड एवरेज वेलोसिटी, ये रेशियो क्या है? देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आरएमएस और एमपी और इन तीनों का जब रेशियो निकालोगे तो इसमें ऑप्शन आपका बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। निकाल करके चेक कर लीजिए और निकालने के बाद आप हमें बताइए कि सर आंसर यही आ रहा है। अधिकतर किताबों में ये रेशियो, ठीक है ना, अगर सभी की वैल्यू आप निकाल करके पुट करते हैं तो आपको आंसर इजी वे में मिल जाए। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए, 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, वैंडर वॉल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। 1 मोल पूछा है तो वैंडर वॉल गैस इक्वेशन अगर 1 मोल के लिए पूछी गई है तो मेरे हिसाब से 1 मोल की वैंडर वॉल गैस इक्वेशन P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी, यानी कि ये वाली होगी, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 1 रख दी गई है। ठीक है, ए अपॉन एन स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगी, तो यानी कि कंफ्यूजन ना क्रिएट होने पाए, इसीलिए वैंडर वॉल गैस इक्वेशन को लिखा गया है 1 मोल के लिए। ठीक है, याद रखिए सी है P प्लस ए अपॉन ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी होती है। वैंडर वॉल गैस इक्वेशन बहुत इजी है और बहुत फेमस गैस इक्वेशन है और खूब एग्जाम में गैसेस स्टेट वाले चैप्टर से पूछी जाती है कि आखिरकार ये इक्वेशन एग्जाम में एक्चुअल में ये भी है कि ना, ये इक्वेशन जो है वैंडर वॉल की, इस पे क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं, इसीलिए इसको याद भी कर लेना ही चाहिए। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल रट के जाना चाहिए वैंडरवॉल की गैस इक्वेशन। और वैंडरवॉल की गैस इक्वेशन हर जगह लगभग आ ही जाती है, रियल गैस इक्वेशन के नाम से भी पूछी जाती है। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में कहीं भी आपको लगता है कि ट्विस्टिंग लगे अनुसार से तुरंत आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा मोबाइल नंबर इस पर ब्लिंक करता रहता है, हर जगह लगातार आता रहता है। जब आप जुड़ेंगे हमसे तो 100% श्योर है कि आप ये बात पूछ ही लेंगे कि सर ये बताइए कि इसका फार्मूला क्या है, इसको कब किस तरीके से किस फॉर्म में लिखना है, ये आपको पता रहेगा। ठीक है ना, वैंडरवॉल की गैस इक्वेशन। चलिए, सी पार्ट सही है इसका।
इसके आगे मैं थोड़ा सा इसलिए बोलता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि आपको करना पड़े। यूनिट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, के की यूनिट क्या है? अब के की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप निकाल सकते हो dx, यहाँ पर अगर चाहो तो निकाल सकते हो dx ओवर dt इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा dx ओवर यहाँ पर a हो गया और यहाँ dt हो गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स आपका आ जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, और ये सेकेंड इनवर्स आपको याद कर लेना चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगा। और तरीका भी, दोनों चीजें सीख गए आप, तरीका भी आपको पता लग गया और साथ ही साथ आपको पता लग गया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये वैल्यू क्या होगी, दोनों बातें आपके सामने आ चुकी हैं, ठीक है ना। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, एन आर्हेनियस इक्वेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अप टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी तक मॉलिक्यूल को ले जाने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी इसका जो है बी पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट होगा कि इसका बी पार्ट आपको पता लग जाएगा कि बी पार्ट ही आपको बताएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी है। इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सिलेबस डिट्टो। अगर न्यू सिलेबस के साथ पढ़ना है, हमारे साथ पढ़ना है, तो फिर हमारे ऐप पर आ जाइए, कोई परेशानी आपको नहीं होने देंगे और एक एक चीज आपको क्लियर करके बताएंगे, एक एक चीज आपको क्लियर करके बताएंगे और टू द मार्क बताएंगे, अप टू द सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस भी बताएंगे, ये भी बात है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस भी बताएंगे, ये भी आपको मैं बता दे रहा हूं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, एक चीज मेरे दिमाग में लगातार चल रही है, यहाँ पर ऑप्शन मुझे लगता है थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। यहाँ पर 1 मोल के लिए यहाँ वी स्क्वायर कर लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत आपको लगेगी। यहाँ पर वी स्क्वायर कर लीजिए, नहीं तो 1 मोल के लिए दिक्कत कर जाएगा ये, क्योंकि और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं था। यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए, ठीक आ जाएगा, ठीक है, आपको लगना चाहिए ये चीज। चलिए, ध्यान दीजिएगा इस पर। इसके बाद आ जाइए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सीजियम क्लोराइड आर। कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम क्लोराइड का 8:8 होता है, याद करना पड़ेगा। NaCl का 4:4 नहीं, 6:6 याद रखना पड़ेगा, ये ध्यान देना। कोऑर्डिनेशन नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। NaCl की यूनिट सेल जो होती है वो फेस सेंटर्ड होती है, तो यहाँ पर NaCl की फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को भी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है एग्जामिनेशन में। इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे बिहार स्टेट में। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग दोनों ही 0 होने चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए। नॉन आइडियल में लेस देन और मोर देन भी हो सकता था। हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं वो एक तो आपका पायरेडीन और एक पायरोल, ये दोनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें कोई इफ और बट नहीं है भाई। पायरेडीन भी हेट्रोसाइक्लिक है और पायरोल भी हेट्रोसाइक्लिक है, यही इसका ऑप्शन सही जाएगा। विच ऑफ द डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यानी कि पायरेडीन जो होता है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है, क्योंकि खुद ये बेस है, AlCl3 डालोगे वो जाके इससे कंबाइन कर जाएगा और जो है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती हैं जो नंबर पर डिपेंड करती हैं, नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। और नंबर पर डिपेंड करने वाली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो नंबर पर डिपेंड करती है, नेचर पर डिपेंड नहीं करती। आइडियल सॉल्यूशन जो होता है, अगर आई की वैल्यू 1 है तो मतलब उसमें एक ही आयन बनेगा, और या मॉलिक्यूल रह जाए तो यूरिया जो आयोनाइज नहीं होगा, यहाँ आई की वैल्यू 1। यहाँ आई की वैल्यू अगर जानना चाहते हो तो यहाँ पर आई की वैल्यू जो है वो 2 ली जाएगी, यहाँ पर आई की वैल्यू 3, अगर ये कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं। और यहाँ पर आई की वैल्यू वेरी कर जाती है, कारण ये है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पर 2 हो सकती है वैसे, लेकिन ये 100% श्योर नहीं कि 2 होगी, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ डेसिमल में भी आती हैं, वो प्रैक्टिकली कैलकुलेट की जाएंगी। आंसर इसका यूरिया है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, वो नेगेटिव आती है, तो यहाँ पर डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, और डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस भी आपसे पूछा जा सकता है, ये फार्मूला भी एग्जाम में आ सकता है। अनुसार की एक एक बात इंपॉर्टेंट है, याद करिए, आपको काम चलेगा। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी सबसेल, अगर डी सबसेल की बात कर रहा है तो डी सबसेल में तो 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। आप जान लीजिए इस तरीके से डी सबसेल बना लीजिए, 5 ऑर्बिटल्स बनती हैं, 1 2 3 4 5, इसमें इलेक्ट्रॉन भर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। एंगुलर नोड किसी भी का कैलकुलेट करना है तो एंगुलर नोड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एल के बराबर होती है,
जितने एल की वैल्यू होगी उतने ही एंगुलर नोड आ जाएंगे। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग, लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कंपैरिजन में ये वैल्यू ज्यादा आती है। ठीक है ना। इसी तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो जान लीजिए सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और फिर यहाँ पर आ जाता है सिग्मा स्टार 2s, और फिर आपका इसके ऊपर जाना पड़ेगा सिग्मा स्टार 2pz। पहले लिखिए, पूरा करिए पहले, सिग्मा स्टार 2pz करिए, सिग्मा 2pz, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2s। यहाँ CO में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? CO का मतलब हुआ कि 6 और 7, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13, 13 हो गए। अब जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हो जाएगा बॉन्डिंग 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 10, 10 बॉन्डिंग हो गए, और आपके 3 जो हो गए वो एंटी बॉन्डिंग हो गए। एंटी बॉन्डिंग में आपको ये कलर दिखाई दे रहा हूँ, ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 2 कर दीजिए, तो ये आ गया 7/2 मतलब 3.5। अब आप एक चीज जान लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में बॉन्ड ऑर्डर 3.5 इसलिए आ रहा है क्योंकि सिग्मा स्टार 2s का जो एनर्जी लेवल है वो सिग्मा 2pz से ज्यादा है। अदरवाइज आपका आंसर इसमें गलत आता, 3 आ जाता, आपका आंसर 3 आ जाता और आप लोग परेशान हो जाते। मॉलिक्यूल हुज नेचर इज पैरामैग्नेटिक, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन तो पैरामैग्नेटिक होता ही है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो यहाँ पर बोरॉन, सॉरी 5 दूनी 10, B2 का 5 10 हुआ ना, मैं B2 लिखने जा रहा था, तो यहाँ पर मैं B2 लिख लेता हूँ, ये B2 10 हो गया, यानी कि सिग्मा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 1 ना लगाओ, सिग्मा स्टार, चलो ठीक है लगा रहने दो, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10, दोनों में अनपेयर्ड है, यानी यही ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है। 100% अच्छे क्वेश्चंस की भरपूर आपके सामने स्ट्रेटजी प्लान की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाय मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की मानी जाती है इनके केस में, हेलोजन के केस में। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनेशन एंथैल्पी पर चलिए, तो नाइट्रोजन की आयनेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की बोरॉन से ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन पे येलो कलर मार रहा हूं, नोट कर लीजिए। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी ब्लॉक एलिमेंट का n-1 D1 to 10 और ns में 1 और 2 हो सकते हैं, एक कॉमन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इनऑर्गेनिक बेंजीन जो होती है वो बोराजाइन को बोलते हैं, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में, इंटर में, मतलब इंटर के जो पेपर देने जा रहे हैं लोग वो ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक, कौन से इसमें एरोमेटिक हैं? तो आपको इसमें से एक से ज्यादा ऑप्शन सही मिलेगा। एक तो एरोमेटिक अगर आप नोट करना चाहें तो 1 2 3 A B D, ए और बी डी ये एरोमेटिक कंपाउंड है यहाँ पर। तो मुझे मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन आपको लगाना चाहिए कि अंदर जो डिलोकलाइज हो रहा है वो कौन हो रहा है, वो आपका वही हो रहा है जो होना चाहिए, यानी A B D आप ऑप्शन लगा सकते हैं, और A B D ऑप्शन ही इसका सही ऑप्शन आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन भी मैंने दिए नहीं है, तो ऐसा करता हूँ बढ़ा ही देता हूँ हाथ के हाथ, ए लिख देता हूँ, A इज इक्वल टू लिख देता हूँ ABC, बी ऑप्शन बना देता हूँ, बी ऑप्शन ABD, और सी ऑप्शन बना देता हूँ ACD, और डी ऑप्शन बना देता हूँ, कैपिटल डी है ये, कैपिटल डी, यानी कि इसको भी ऑप्शन में ही ले लेता हूँ। कैपिटल डी का ऑप्शन मैंने दे दिया B D और C। तो आपको एग्जैक्ट दिख रहा होगा जो मैंने बोला है ABD, ABD आंसर इसका एक्यूरेट माना जाएगा। ये वाला भी एरोमेटिक है, ये वाला भी एरोमेटिक है, बेंजल्डिहाइड है, और ये भी, इसमें डीलोकलाइजेशन है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन नहीं, ये बाहर है, डबल बॉन्ड रिंग के अंदर नहीं है, अदरवाइज इसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए था। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट इसमें से कौन है? तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि ये बेचारा लोन पेयर डोनेट कर, मतलब ऑक्सीजन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है जो डोनेट कर सकता है, तो ये कहलाता है आपका न्यूक्लियोफिलिक। फार्मूला टू कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो जेड में से आपको स्लेटर्स, जेड में से स्लेटर्स कांस्टेंट आपको जो है खरीदना यहाँ से पड़ेगा।
ठीक है, सिंपल, इसे खरीद लीजिए, यहाँ से समझ रहे हैं, इसे खरीदिए, कह रहा हूँ मैं, समझ रहे, इसका मतलब है इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए आप, और Zn प्लस एस को मत खरीदिए, Zn माइनस एस को खरीद लीजिए। ठीक, समझ गए, यानी यहीं से खर्चा निकाल दोगे आप अपना। हाँ, कहने का तात्पर्य इसे सेलेक्ट कर लीजिए। द वेंडर वॉल गैस इक्वेशन एट लो प्रेशर में बी रिटन एज फॉलोज, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ये लिखा गया है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसके लिए क्या होना चाहिए लो प्रेशर पर? अगर लो प्रेशर लोगे तो आपको बताना चाहूंगा कि प्रेशर की वैल्यू जो है, प्रेशर की वैल्यू वो आपको जो है वो नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी, मतलब 1 मान लेनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से फिर आंसर इसमें ए हो जाना चाहिए। इस आंसर को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। आर टी नीचे ले लीजिए और वी से वी कैंसिल हो जाएगा, है ना, इसको 1 कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली यही आएगा ही। आप चेक करिएगा 27वां क्वेश्चन। 28वें क्वेश्चन पर आइए। 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कलरलेस। तो कॉपर पॉजिटिव लगा दो, मतलब सभी पेयर्ड हो गए। जिंक डाई पॉजिटिव, ये सभी पेयर्ड हो गए। तो यही एक ऐसा पेयर है जो सभी कलरलेस को शो करेगा। 100% ये क्वेश्चन आएंगे, नोट कर लो, ना मिले तो बताना। मैच द लिस्ट करना है, आप मैच करनी है लिस्ट को। चलिए लिस्ट भी मैच कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताइए, लिस्ट ए में जो है NaNO3 है। NaNO3 का ऑप्शन क्या है? NaNO3 चिली साल्ट पेटर है, तो यानी कि फर्स्ट का बी हो जाना चाहिए। फर्स्ट के बी में एक ही ऑप्शन दिया है। सेकंड का ऑप्शन माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है, तो यानी कि मुझे अब ज्यादा नहीं सोचना पड़ रहा है, केवल पहला ऑप्शन देखने के बाद मुझे पता लग गया कि यही सही। थर्ड का ए हो जाएगा, चलो यहाँ मिला भी देते हैं, ये हो गया, थर्ड का ये हो गया, और ये आपका सामने ही है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे सब सिलेबस से बाहर, कुछ नहीं है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी पढ़नी चाहिए जो झारखंड वाले इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि अनुसर कहते थे कि बेटा थोड़ा अल्कोहल पढ़ लो, जानकारी ले लो, थोड़ा ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, मतलब कुछ बताते थे तो कहते नहीं है सर आप सिलेबस से बाहर जा रहे हो, और आ गया पेपर, देख लो पेपर में मिल रहा है आप। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करो तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पायरॉल है, और पायरॉल के बाद आपको थायोफीन आ जाएगा, फिर आपका फ्यूरॉन आ जाए, फिर फ्यूरॉन, फिर थायोफीन। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला ही बिल्कुल एग्जैक्ट है ना। रिएक्टिविटी ऑर्डर में अगर आप जाते हो तो ये चीज कंडीशन हो जाएगी आपकी। स्क्रैप सिंथेसिस में अगर आप बनाना चाहते तो स्क्रैप सिंथेसिस से क्या बनता है? पायरेडीन बनता है, आइसोक्विनोलिन बनता है कि क्विनोलिन बनता है? ये जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप दीजिएगा, और मैं आपका इंतजार करूंगा इनबॉक्स में कि आखिरकार स्क्रैप सिंथेसिस किसके लिए यूज की जाती है। बताइएगा ध्यान से मुझे, बताइएगा ध्यान से मुझे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एरोमेटिक, इसमें से कौन सा एरोमेटिक नहीं है? इसमें से कौन सा एरोमेटिक नहीं है? ठीक, तो बताइए, इसमें पिपराइडीन ऐसा है, फ्यूरॉन भी एरोमेटिक, पायरोल भी, पायराडीन, ये सब एरोमेटिक है, और ये एरोमेटिक नहीं है। तो पिपराइडीन एरोमेटिक नहीं है, छोड़ दीजिए इसको इस तरीके से। यहाँ पर N ले लिया, यहाँ पर H ले लिया, और ये इस तरीके से आप बनाइएगा। अंदर रिंग नहीं बनाना है, अंदर रिंग ना बना दीजिएगा। ये पिपराइडीन है जो एरोमेटिक नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। एजाइन किसका नाम है पता है आपको? एजाइन नाम जो है वो पायरेडीन का है। ये नाम आ सकता है कि एजाइन किसका नाम है। ये सभी क्वेश्चन आपके बिहार एस्टेट में है। पायरोल में जो पोजीशन होती है, अगर मैं पायरोल को नोट करता हूँ तो पायरोल इस तरीके का कंपाउंड, ये पायरोल है। यहाँ पर N लगा लेता हूँ, यहाँ पर H लगा लेता हूँ, ये लोन पेयर। इस तरीके से पोजीशन डालने की कोशिश करता हूँ तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से पोजीशन है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि पोजीशन नंबर इसमें से अल्फा पोजीशन कौन सी है, तो ये दोनों पोजीशन तो बेटा ये वाली अल्फा 2 और 5, यानी बी पार्ट इसका एग्जैक्ट सही है। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई भी क्वेश्चन जल्दी में अगर मिस कर जाऊं या गलत जवाब दे जाऊं तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर एजुकेशन एक्सचेंज ऑफ नॉलेज से हमेशा मानता हूँ, कुछ भी नहीं। एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर जरा भी चूक रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो यहाँ पर फार्मूला अगर आपको याद है, F इज इक्वल टू होता है F इज इक्वल टू होता है C माइनस P प्लस 2, ये फार्मूला होता है। अगर आप नोट कर पा रहे होंगे तो मुझे लगता है F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, डी ऑप्शन इसमें मुझे लगता है एग्जैक्ट जा रहा है। F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, यही फार्मूला होता है। चेक करिएगा और बताइएगा, और एक जवाब आपको देना है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ट्रिपल पॉइंट इज यूजिंग द डायग्राम फॉर द वाटर के लिए 0 वैल्यू आती है, नोट कर लीजिए।
और बताइएगा कि ट्रिपल पॉइंट पर 0 वैल्यू आएगी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। विच इज द मोस्ट सुटेबल डाई फॉर फाइबर्स, फाइबर्स के लिए सबसे अच्छी डाई एसिडिक डाई होती है जो कंप्लीटली स्टेबल मानी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिजरन, ये आ सकता है क्वेश्चन। एलिजरन के एग्जाम्पल में याद रखना कि 2 OH लगे होंगे और ऊपर नीचे डबल बॉन्ड सी बीच वाले रिंग में लगा होगा। विच इज द बेसिक डाई, तो लगता होगा एनिलीन येलो है लेकिन कॉन्गो रेड जो होता है वो बेसिक डाई होती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पॉलीमर विच इज बायोडिग्रेडेबल, तो पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट वेलारेट ये एग्जाम्पल है इसका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का। यूनिट ऑफ बेकेलाइट, अगर बेकेलाइट की यूनिट देखो तो नोवोलैक भी है, फॉर्मेल्डी फिनॉल, यहाँ पर ऑल ऑप्शन सही आ जाएगा। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से पहले नोवोलैक बनता है और उसके बाद बन जाता है क्या, उसके बाद बन जाता है बेकेलाइट। इसके बाद आ जाइए सेंगर्स रिएजेंट जो होता है वो 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन को बोलते हैं, इस सेंगर्स रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका फार्मूला बता दीजिए तो पहले आप फ्लोरोबेंजीन बना लीजिएगा, ये मैंने आपका फ्लोरोबेंजीन बना दिया। इस पोजीशन पर NO2 लगा लेना, इस पोजीशन पर भी NO2 लगा लेना, दिस इज कॉल्ड सेंगर्स और रिएजेंट के नाम से ये जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ईपीमर्स जो होते हैं वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन पर वेरी करते हैं, तो कार्बन नंबर सेकंड पर वेरी करते हैं, पहले पर एनोमर्स हो जाते हैं, दूसरे पर आकर के ईपीमर्स हो जाते हैं, ध्यान दीजिए। स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, तो मुझे नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर बोरॉन दिखाई दे रहा है जो स्टेबिलिटी के प्रॉपर वे में लिखे हुए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और साथ में हाइड्रोलिसिस की जाती है तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। रिएक्शन जानना चाहते हो तो जान लो, यहाँ मैं RMgX ले लेता हूँ और इस पर रिएक्शन करा देता हूँ छोटू की, छोटू मतलब CO2 की। ये गए इन्होंने यहाँ पर एकदम पटकी मारी, ये इधर बॉन्ड कूदा, RMgX गए यहीं पर जुड़ जाएंगे, बन जाएगा R, मतलब MgX वहाँ जुड़ेंगे, बनेगा R डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OMgX बन जाएगा। इसे हाइड्रोलाइज करा दो एसिडिक मीडियम में, जब हाइड्रोलाइज कराओगे यहीं से टूटेगा H इधर और OH इधर आ जाएगा, बन गया ना कार्बोक्सिलिक एसिड। एकदम ऐसी रिएक्शंस आप पढ़िए जो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं और अनुसार के साथ रहोगे तो परफेक्ट बैच आपको मिलेगा, 100% क्वालिटी आपको मिलेगी। ये सब चीजें केवल हम इसलिए देते हैं कि हम आपके साथ विश्वास जीत सकें, और कोई मेरी ऐसा नहीं है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है तो आप जान लीजिए कि अगर हम RMgX को तोड़ते हैं तो यहाँ पर R नेगेटिव हो जाता है और MgX पॉजिटिव हो जाता है, तो न्यूक्लियोफाइल तो एल्काइल ही बनाएगा, यानी ए ऑप्शन यही है कि यही न्यूक्लियोफाइल बनाता है एल्काइल ग्रुप। RMgX ऑन रिएक्शन विद एल्कोहल, जब भी एल्कोहल से रिएक्शन करता है RMgX, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि RMgX जब रिएक्शन करता है ROH से तो यहाँ से कंपाउंड बन जाता है RH बन जाता है, ये वाला H और ये वाला R, यहाँ डैश लगा दो, प्लस Mg और यहाँ पर OR डैश और साथ में X, ये बन गया देखो एल्केन। तो यहाँ पर आंसर आपका एल्केन आ जाना चाहिए। कलर जो MnO4 डाई नेगेटिव MnO4 नेगेटिव का होता है वो कलर वायलेट होता है, वायलेट कलर लिख दीजिए और यहाँ एक ऑप्शन बढ़ा दीजिए ऑल, तो ऐसी पॉसिबिलिटी तो है नहीं। अगर K2MnO4 होता है मतलब Mn डाई पॉजिटिव तो ग्रीन कलर हो जाता, फिलहाल अभी आप वायलेट कलर को इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट। इन्वर्जन कहाँ होता है तो SN2 रिएक्शन में हमेशा इन्वर्जन मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो जाता है SN2 के अंदर, है ना, छाते की तरह आपने देखा होगा। और इसके बाद आ जाइए अरेंज द फॉलोइंग विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 ऑर्डर, तो SN1 सबसे बढ़िया 3 डिग्री शो करता है, उसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री, तो सबसे अच्छा जो शो करेगा वो कौन होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी कलर टिक गया, इसे हटा देता ये। तो इसके बाद कौन सा ऑर्डर हो सकता है चेक कर लीजिएगा, ये अब आ गया, यानी अगर मैं देखता हूँ तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, 2 डिग्री कम और 1 डिग्री सबसे कम। इस तरीके से आपने देखे 50 क्वेश्चन मैंने वो कराए हैं जो क्वेश्चन बिहार एस्टेट के एग्जामिनेशन में 100% आपको मिलेंगे, तो यही स्पीड से मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। अगर हमारे ऐप पर आना चाहते हैं तो ऐप पर आइए, डेली क्लास हो रही है और अगर आप संतुष्ट हो तभी क्लास ज्वाइन करिए, अदरवाइज आपसे कोई भी किसी भी तरीके से, ये नहीं कि मैं आपसे प्रेशर से कहूँ कि क्लास ज्वाइन करो ना, क्लास बिल्कुल तभी ज्वाइन करो जब आपको अच्छा लगे कि वाकई में हम वो मटेरियल आपको दे पा रहे हैं जो आपको हेल्प करे।
तो वीडियो कैसी लगी बिहार स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए जरूर बताइएगा, और इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस पर भी आपको लगातार मटेरियल मिलता रहेगा और साथ ही साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी मिलते रहें। थैंक यू।